के इलाके के MLA हैं। थोड़ी सी ही मुलाकात हुई चंद मिनटों की, क्योंकि उन्होंने चंद मिनटों के अंदर ही मुझे मुतासर कर दिया। ऐसे अल्लाह ताला जब किसी को नवाजते हैं तो उसके अंदर ज़रूर कोई ना कोई खूबी होती है। अल्लाह ताला ने उनको खूबी से नवाजा। और जो आपके सामने गुफ्तगू हुई, जो ज़ोरा साहब ने अपना बयान दिया, मैं समझता हूँ हमारे लिए काबिल तहसीन, काबिल तारीफ है और इनका हमें मशकूर ममनून होना चाहिए। साहब, आपने इतने कामों का जिक्र किया। ये सही बात है कि MLA की जिम्मेदारी होती है काम करने की, लेकिन MLA को लोगों की नब्ज़ भी पढ़नी चाहिए। उनके जहन में क्या है, उनकी ज़रूरतें क्या हैं, वो भी बहुत ज़रूरी होता है। MLA से फिर आगे MP बनता है, MP से हो सकता है मिनिस्टर बन जाए, सेंट्रल गवर्नमेंट पहुँच जाए। ये दुआ आपके लिए करते हैं। लेकिन बस ये है कि ये मसला सिर्फ कुरैश बिरादरी का ही नहीं है कि हमारी मुश्किलात हैं। हिंदुस्तान में वैसे बहुत सारी कौमें, बहुत सारी बिरादरियाँ, सबके साथ इस तरह के मसले हैं और हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे और भी मसाइल हैं जिसको सरकार कोशिश करती है उनका हल निकाला जाए। लेकिन आपने जिस रूस के साथ लोगों को ताउन किया है, मैं समझता हूँ कि मैं खास तौर पर आपसे बाकी तौर पर मुतासर भी हुआ और मैं आपका बहुत ही ज़्यादा मशहूर हूँ। इंशाअल्लाह आपसे आज मुलाकात होती रहेंगी। बहुत सारे मसाइल हैं बिरादरी के, ये सिर्फ कर्नाटक का नहीं है, होगा पूरे हिंदुस्तान का है। मैं किसी सरकार को इस मामले में ब्लेम नहीं देना चाहता, लेकिन कुछ कमज़ोरियाँ खुद की भी होती हैं। साइकिल पे आदमी जा रहा है, अगर वो रॉन्ग साइड जाएगा तो उसका एक्सीडेंट होना जाहिर है। कार रॉन्ग साइड चला रहा है आदमी तो उसका एक्सीडेंट होना जाहिर है। हम लोगों की अपनी कुछ गलतियाँ हैं जो मैं बिरादरी से हमेशा उठाते होकर अर्ज़ कर देता हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सरकार को ही करनी चाहिए जो सरकार नहीं कर पाती। लेकिन मैं ये भी कहता हूँ कि बार बार सरकार के आगे हाथ बढ़ाने से कुछ फायदा नहीं। सरकार की अपनी लिमिटेशन होती है। सरकार अपने पुराने ढर्रे पे चलना चाहती है, हमसे उम्मीद करती है हम नए ढर्रे पे चलें, कई मुश्किलात हैं। लेकिन बिरादरान अजीज़ यहाँ बैठे हैं, आज पूरे कर्नाटक से लोग तशरीफ लाए, सब लोग अपनी तरफ से काविशें करते हैं, मेहनतें करते हैं, लेकिन जो रिजल्ट पहले आते थे वो अभी आते हैं। इस कारोबार को असल में ये समझ लिया गया है कि ये ऐसे लोगों का कारोबार है जिनसे ज़ाती तौर पर नफरत की जाए। मैं यहाँ पर भी नाम देता हूँ कि अगर मेरी कोई दुकान है, उसकी प्रेजेंटेशन मेरे पास है, उसका रखरखाव जो है मेरे हाथ में है। मैं कैसे गोश्त बेच रहा हूँ, कैसे दुकान को संभाल कर रखता हूँ, मेरी जिम्मेदारी है। तो मैं मीट की बात नहीं कर रहा। आज आप टेलीफोन की दुकान पे जाइए, एयर कंडीशन लगा उसके अंदर, फर्स्ट क्लास दुकान है, फर्स्ट क्लास जो है टेलीफोन लगे हैं, फर्स्ट क्लास डेकोरेशन हुई भी है। इसी ऑफिस में 2 मिनट के लिए गुजार ले लीजिएगा, अच्छा ऑफिस है देखिएगा। मैंने यही कहा था कि मीट की दुकानें भी बिल्कुल कंप्यूटर सिस्टम की तरह होनी चाहिए। अस्पताल की तरह जो है आपको चाहिए। स्लॉटर हाउस की बात होती है कि साहब करोड़ रुपया चाहिए। मैं तो 20-22 साल से डायरेक्टली जुड़ा हुआ हूँ कोयम्बटूर पुलिस से। और पहले दिन से जब मैंने माइक हाथ में लिया या होता संभाला, तब से मैंने यही नसीहत की थी कि अपने कारोबार के साथ इंसाफ करना हमारी जिम्मेदारी और फर्ज बनता है। हम लोग दूसरों से उम्मीद ना करें कि वो हमारी मदद करेंगे। कारोबार की नेचर ही ऐसी है कि कोई हमारी मदद करने के लिए तैयार नहीं होगा, चाहे आपका वजीर दोस्त हो, चाहे आपका MP दोस्त हो, चाहे आपका MLA दोस्त हो। उनकी अपनी एक लिमिटेशन होगी आपको मदद करने की। लेकिन हम अपनी मदद कैसे कर सकते हैं, वो हमको रास्ते इख्तियार करने चाहिए थे, जो बताए भी गए, लेकिन उस पर अमल हुआ नहीं। अमल हुआ भी तो बहुत कम हुआ। यूपी के अंदर चूँकि ये बहुत बड़ा है, यूपी आपको मालूम है 25% हिंदुस्तान की आबादी यूपी के अंदर रहती है, और जानवरों के हिसाब से भी 23% जो है जानवर यूपी के अंदर ही है। वहाँ भी हम मसाइल चलते रहते हैं। वहाँ पे स्लॉटर हाउस जो है 10 स्लॉटर हाउस बने नए मॉडल। जब नई सरकार आई 2019 के अंदर योगी जी की, तो उन्होंने सारे स्लॉटर हाउस इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट स्लॉटर हाउसेज ही बंद कर दिए।
मैं इत्तेफाक से बाहर था, मुझे पता लगा कि रात को उन्होंने सब कुछ कर दिया, क्योंकि उनके मैनिफेस्टो में लिखा हुआ था उन्होंने इलीगल स्लॉटर हाउस, अनऑथराइज्ड स्लॉटर हाउस सारे जो बंद कर देंगे। अब वो उसी रात को जिन उन्होंने उतरी वो तो बंद कर दिए। मैं थोड़ा बार आया बाहर से, उनसे मिला, उनके दिमाग में ये बात थी कि सारे स्लॉटर हाउस जो है वो इलीगल है। मैंने उनसे पूछा, उन्होंने सर इलीगल स्लॉटर हाउस में लीगल स्लॉटर हाउस आप फर्क बताइए। मैंने कहा आप बताओ। उन्होंने कहा आपके जहन में शायद ये बात है कि जिसके पास लाइसेंस नहीं है या जो सरकारी है वो शायद आपकी नज़र में लीगल इलीगल है। मैंने कहा नहीं, मैं समझाता हूँ आपको। तो लीगल स्लॉटर हाउसेज है वो है जिनको आप लोगों ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, यूपी गवर्नमेंट ने लाइसेंस दे रखा है। 10वीं डिपार्टमेंट है जिससे नया स्लॉटर हाउस बनाने के लिए आपको परमिशन लेनी पड़ती है। परमिशन हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, यूपी गवर्नमेंट हो गई, सारे के सारे डिपार्टमेंट से आपको परमिशन लेनी पड़ती है, तो आपको स्लॉटर हाउस लगाना पड़ता है। आजकल यूपी में कोई नया स्लॉटर हाउस नहीं लग रहा, फिर लग गया क्योंकि सरकार ने पाबंदी लगा दी कि अब नए कोई स्लॉटर हाउस, उनका नहीं, वहाँ बहुत से स्लॉटर हाउस भी है, वहाँ पे यहाँ कुछ सवारी होती है और लोग जो है वो गलत तरीके से काटते हैं, गलत तरीके से ट्रांसपोर्ट करते हैं। मैंने उनको समझाया, वैसे आप माफ़ करना, जिस स्लॉटर हाउस की आप बात कर रहे हैं तो सरकारी है। तो अच्छा, मैंने कहा वो सरकारी है, सरकारी लाइसेंस है या नहीं है वो तो सरकार का काम है। और जो वहाँ पे जानवर कटते हैं सरकार को उसके पैसे लेने पड़ते हैं, सरकार उससे रसीद काटती है और वो दुकानदार को उससे रसीद काट के पैसे दे के जब माल कटवाती है। उनको ये मालूम नहीं था, ये लोग गलत भी बता देते हैं, गलत राय देते हैं, गलत मशवरा देते हैं। फिर उनकी जो हमें बात आई, उसी अगले दिन उन्होंने वो एक्सपोर्ट स्लॉटर हाउसेज सारे खोल दिए। दुकानों की बात आई, जैसे मैंने कहा कि स्लॉटर हाउस जो चला रही है सरकार है, इसको मॉडर्नाइज किया जाए। क्योंकि मॉडर्नाइज करने के लिए जो उनके पास कोई स्कीम थी, इससे पहले जो सरकारें आई मैंने बहुत उनसे हालात बहुत ज़्यादा तफसीलें की है। कांग्रेस की हुकूमत रही, बीएसपी की हुकूमत रही, एसपी की हुकूमत रही, बीजेपी की हुकूमत रही, सबसे मैंने रब्ता किया, सबसे मैंने कहा कि इन स्लॉटर हाउसेज को मॉडर्नाइज किया जाए। उन्होंने कहा ये हमारे लिए नहीं है, ये मॉडर्न स्लॉटर हाउस या अच्छी क्वालिटी का मीट जो है वो दूसरे लोग खाते हैं। ये लोग स्लॉटर हाउस वाले सिर्फ माल काटते हैं और ये बेच देते हैं। तो 5% 10% लोग जो है वही खाते हैं, बाकी 90% लोग जो है दूसरे खाते हैं। इसमें उनकी समझ में किसी का आता नहीं है। तो बहुत लगा। तो उसके बाद जब मैंने चार्ज दिया जिम्मे कॉलेज का, तो मैंने एक 5 साल तक, आप लोगों को बहुत लोगों को मालूम होगा, इसलिए किसी ने फॉर्म नहीं भरा। कहता रहा, मैं सब लोगों से कहता रहा कि भर दो, क्योंकि फॉर्म हमारी समझ नहीं आता, भरा नहीं जाएगा, लिखा नहीं जाएगा। इन्हीं के साथ 5 लाख रुपया मिल रहा है, 50,000 रुपये मैंने ऑफर किया और बिरादरी को कौन समझाएगा। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, कोई कैप्सूल या दवाई ऐसी बननी चाहिए जो हमारे दिमाग में जाए, हम एकदम अलर्ट में जाए। शायद हम लोग सीख लें, समझ लें, हम लोग करना नहीं चाहते हैं। हमारे एमएलए साहब बैठे हैं, उन्हें कोई शिकायत बिरादरी की नहीं कर रहा, इनका बड़पन है कि ये हमारे दुख दर्द को अच्छी तरह समझ रहा है। और आपके दुख दर्द को हर एक आदमी नहीं समझेगा, उन्होंने समझा, ये कोशिश करेंगे आप। लेकिन चूँकि अपोजिशन के अंदर बैठे हैं, इनके भी अपने बहुत सारे मजबूरियाँ हैं, बहुत सारी इनकी भी परेशानियाँ हो सकती हैं। लेकिन फिर मैं ये बात कहूँगा कि आप इनसे राय मशवरा करिए, अपने जितने सियासी लोग हैं उनसे राय मशवरा करिए। सियासी किसी भी पार्टी से दुश्मनी मत लीजिएगा, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कोई हो। सियासी पार्टी ही होती हैं, उनके हाथ में बहुत बड़ी ताकत होती है, बहुत बड़ी पावर होती है। आपको मालूम है जब ये बिल पेश हो रहा था पहले, जब यहाँ पे कौन सी हुकूमत थी, हमारे गवर्नर साहब थे, क्या नाम उनका, भारद्वाज साहब मेरे बहुत अजीज दोस्त है। जब यहाँ से असेंबली में बिल पास हो गया तो भारद्वाज साहब के पास गया, मेरे पास उनका फ़ोन आया, तो जानते थे कि मेरा भी कारोबार से इसका ताल्लुक है। उन्होंने कहा भाई सिराज ये बिल आया है मेरे पास, क्या करना है। मैं सर मैं आपसे मिलने आता हूँ, उसके बाद बात करूँगा। मैंने आप बिल्कुल रोक कर दिया साहब, उनका बड़पन था, उन्होंने बिल्कुल रोक के रखा और बिल पास होने दिया उन्होंने, याद है। तो ऐसा है, सरकारों के पास जाके आप काम करवा सकते हैं, लेकिन आपको अपने आप को प्रेजेंट करना पड़ेगा। मैं माफ़ कीजिएगा, मैं कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रहा। आप चप्पल पहन के या लुंगी पहन के, खाली बनियान पहन के किसी बहुत अच्छे ऑफिसर के या मिनिस्टर के पास जाओगे, आप क्या इंप्रेशन दोगे। आप पढ़े लिखे नहीं हो, बात अलग है। मैं भी पढ़ा लिखा भी हूँ, मैं भी तैमत पहन के और हवाई चप्पल पहन के जाऊँ तो हमारे एमएलए साहब क्या इंप्रेशन लेंगे। वो उनका जबानी रोक देगा मुझे बाहर कि सब आप मत जाइए, कौन है क्या है। मैं कितना भी कहता हूँ इनसे, लेकिन वो सुन नहीं देगा। ये तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम कैसे सुधारते हैं।
और मैं आज फिर अपील करता हूँ, मैं कर्नाटक के लोगों से ही सिर्फ अपील नहीं कर रहा, मैं पूरी हिंदुस्तान की बिरादरी से अपील कर रहा हूँ आगे दोबारा कि अपने आप को खुद सुधारें, स्लॉटर हाउस अपना बनाएं। अब दिमाग में रहता है कि स्लॉटर हाउस बनाने के लिए शायद सैकड़ों करोड़ रुपये चाहिए। मैंने मॉडल दिया, मैंने कहा 20-25 लाख के अंदर स्लॉटर हाउस बन जाएगा। मॉडल स्लॉटर हाउस की क्या वो है एक्सप्लेनेशन, भाई आप एक छत बना लीजिए, अच्छी सी दीवारें बना लीजिए, टाइल लगा लीजिए, पानी इंतजार कर लीजिए और एक टाइल लगा लीजिए। अब छोटा स्लॉटर हाउस 100 जानवर काटने के लिए दुकान लगा दें, इससे ज़्यादा क्या हो सकता था। वो भी मैंने कहा मैं वो भी सेक्शन करा दूँगा आपको, वो भी होलसेल रेंज से, वो भी नहीं किया। आज जो है 25-30 करोड़ का स्लॉटर हाउस होता है मॉडल, मैंने भी स्लॉटर हाउस लगाया। मैंने अब से 20 साल पहले 100 करोड़ रुपये लगाया था, उसके बाद आज के 100 करोड़ 20 साल पुराने 100 करोड़ के क्या कितना आप समझ लो। आज करीब 40 स्लॉटर हाउस जो है हिंदुस्तान के अंदर लग गए मॉडर्न स्लॉटर हाउस, लेकिन आज तक भी जैसा हिंद एग्रो का स्लॉटर हाउस था वो आज तक कोई बना नहीं पाया। और जबकि मेरी कोई नॉलेज भी नहीं थी, मैंने जानता था स्लॉटर हाउस का, लेकिन मेरे एक अज़्म था, और अज़्म ऐसा था कि मुझे एक जैसे भूत सवाल होता है कि मुझे बनाना है, स्लॉटर हाउस लगाना है, ये दिखाने के लिए कि सरकारें जो सोचती हैं। मुलायम सिंह जी उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे यूपी के, जब ये स्लॉटर हाउस यूपी में लगाने की कोशिश कर रहा था, मना कर दिया, मायावती ने मना कर दिया, सब ने मना कर दिया। कल्याण सिंह उस वक्त हमारे बीजेपी, मैं गया कैबिनेट के पास, मैंने कहा साहब ये अप्रूव कर दीजिए कैबिनेट में, कैबिनेट वालों ने मना कर दिया कि नहीं करेंगे। एक जानने वाले 5-6 मिनिस्टर से मेरे और दोस्त थे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी द्वारा, उनके पास जाके मैंने एक्सप्लेन किया कि मॉडर्न स्लॉटर हाउस सर मैं अपने लिए नहीं बना रहा हूँ, मैं बना रहा हूँ किसके लिए, यूपी के लिए, यूपी के लोगों के लिए, यूपी के किसानों के लिए, यूपी के ट्रांसपोर्ट के लिए, यूपी के अंदर लोगों का धंधा बढ़े, इसके लिए बना रहा हूँ मैं। सोचा कि अच्छा ठीक है, कैबिनेट में रखा उन्होंने। मुलायम सिंह जी आए, कैबिनेट बाजार लंबी है, ये भी जाना है, लेकिन मुलायम सिंह जी आए तो कैबिनेट में वो रख दिया उन्होंने, लोगों ने। मुलायम सिंह जी जिंदा देखा, ये मीट का क्या इसको झंडे में निकाला फौरन, ये झंडे में किसने रखा है, तो अपने लोगों ने खफा होगा, लोगों ने हटा दिया। मीटिंग खत्म हुई, फिर किसी एक साहब ने, सेक्रेटरी ने, प्रिंसिपल सेक्रेटरी वेंडी ने उनसे कहा कि सर 1 मिनट आप इस प्रोजेक्ट के बारे में सुन लीजिए, समझ लीजिए क्या है। नहीं मैं नहीं सुनना चाहती, सुन तो लीजिए। अच्छा मत सुनिए, 2 मिनट की फिल्म दिखाते हैं आपको। फिल्म बनवाई मैंने बहुत शानदार, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड से मैं लेकर आया, वो फिल्म दिखाई। उस वक्त मेरा प्रोजेक्ट तैयार नहीं हुआ था, वो फिल्म दिखाई उनको 2-2.5 मिनट की। वो अपना दुख करके बैठे हुए देख रहा है, क्या है ये मीट का हाउस है, क्या है ये? सर यही स्लॉटर हाउस है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये तो बहुत शानदार है, इसके अंदर तो कुछ पता ही लग रहा क्या हो रहा है। तो यही बता रहा है सर, इसके अंदर जो जानवर जाएगा उसकी हर चीज़ जो है वहीं रहेगी, वहीं प्रोसेस होगी, और यहाँ से मीट बाहर निकलेगा नहीं। अगर निकलेगा तो वो निकलेगा एयर कंडीशन गाड़ियों के अंदर। अच्छा, और फिर बताया कि इतने लोग इससे एम्प्लॉय हो जाएंगे, इतने लोग फार्मर्स को ये से फ़ायदा होगा। तब उन्होंने साहब उसको कहा अच्छा ठीक है, लेकिन मुश्किलें नहीं भी, और आई मुश्किलें उनके कहने के हिसाब से। मेरे से बहुत अच्छी दोस्ती थी, दोस्ती क्या मतलब मेरे से बड़े थे, लेकिन मैं गया उनके घर पे उसी बात थोड़ी देर के बाद, मैंने साहब शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने ये मेरा प्रोजेक्ट पास कर दिया। अरे कहने लगे तुम्हारा था ये? मैंने कहा पहले मुझे तुमने बताया नहीं। मैंने कहा मैं बताता तो शायद आप नहीं करते या और लोग नहीं होने देते, मैंने नहीं बताया तो मैंने कहा ये मेरिट पे होना चाहिए और कैबिनेट से पास होना चाहिए। उस वक्त मेरे सेक्रेटरी उनके थे मिस्टर पूनिया, उन्होंने मुझे बहुत मना किया कि कैबिनेट में पास नहीं होगा, ये कोई नहीं करेगा, इसको मीट की बात है। मैंने कैबिनेट से पास नहीं होगा तो मैं प्रोजेक्ट लगाऊंगा नहीं। और आज अल्लाह का शुक्र है मुसीबतें आती भी हैं तो प्रोजेक्ट जो है जब गवर्नमेंट का नाम आता है तो बच जाता है। तो मैं कहने का मतलब ये है कि उस वक्त जब मैंने लगाया तो वो कोई आके ये नहीं कह सकता था ये मीट प्लांट है। तो 50 एकड़ के अंदर तकरीबन 20 एकड़ तो मैंने ग्रीनरी लगाई थी, जो अंदर घुसते पता लगता है कि ये कोई रिजॉर्ट है, मीट का प्लांट ही नहीं है, बना दिया। जब अंदर आदमी कोई जाता था उसको भी यकीन नहीं होता था कि हाँ जानवरों की स्लॉटिंग जो है वो इस तरह से होती है। हाइजीनिकली ये हसन साहब बैठे इनको तजुर्बा हो गया होगा जब गौ का प्लांट कर लिया। तो कहने का मतलब ये है कि हम अपने कारोबार से, कोई भी कारोबार हो उससे अगर हम मजाक करेंगे हम लोग कामयाब नहीं हो सकते। पहला प्लांट था इंडिया का, वो एशिया का पहला प्लांट था बिल्कुल, और उसके बाद बहुत सारे प्लांट लग गए, लेकिन आज तक भी उस तरह का कोई प्लांट लगा नहीं। और फिर मैंने शुक्र अदा किया कि मैंने कहा कम से कम मीट इंडस्ट्री उस वक्त सिर्फ 4-5 हज़ार करोड़ टर्नओवर होता था साल का,
आज वो इंडस्ट्री 30,000 करोड़ की है। मीट एक्सपोर्ट, मीट का जो है वो 30,000 करोड़ से कम नहीं है, 30-35 होता रहता है। अब उसके साथ आप लेदर ले लो, उसके साथ 2 लाख लोग जुड़े, 2 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं उसके साथ, आप जोड़ दीजिए साहब। मैंने वेटरी हॉस्पिटल बनाए वहाँ पे, मैंने 35,000 विलेजेस जिनको आप कहना चाहिए गांव, वो अडॉप्ट किए। 1,20,000 मेरे फार्मर्स अपने साथ रजिस्टर किए, सब कंप्यूटर में ही है। और मैंने वहाँ पे करीब 35 डॉक्टर लगाए, वेटरी डॉक्टर। वहाँ पे उस वक्त हिंदुस्तान यूपी के अंदर फुट एंड माउथ डिसीज़ होती थी, फुट और पाँव की जो कहा जाता है वो मुँह की बीमारी, उसको 200 किलोमीटर के रेडियस के अंदर मैंने फ्री करा दिया। तब मुझे परमिशन मिली थी एक्सपोर्ट करने की। तो ये सब चीज़ें इसलिए ज़रूरी है, मैंने यहाँ के लोगों, पूरे हिंदुस्तान के लोगों को बुला के दिखाया, बेटा ये स्लॉट हाउस आके देखो। बहुत से लोग आए भी देखने के लिए, लेकिन किसी का इंटरेस्ट नहीं बना, क्योंकि उन्होंने सोचा मुझे एक्सपोर्ट करना नहीं, मेरी दुकान पे लेके मक्खियाँ बिनक रही हैं, क्या नाम है, मिट्टी अंदर घुस रही है, वो तहमत पहने खड़े हैं साहब जो उचरिंग कर रहे हैं, पंखा तक वहाँ पे नहीं है। मौका मिला तो बाहर गए, पेशाब करके उसी हाथों से फिर माफ़ कीजिएगा, मैं कोई ऐसी बात नहीं कह रहा हूँ, मैं भी उसी से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन हम लोगों को अपने आप को इम्प्रूव करना ही पड़ेगा। अगर हम अपने आप को 20 साल से 22 साल से ये बात मैं फिर कहता आ रहा हूँ, हो सकता है कब तक की ज़िंदगी मालूम नहीं, जब तक मरूंगा जब तक ये बात कहता ही रहूँगा। क्योंकि अभी मैं समझता हूँ कि नौजवान आते हैं तो उनको सीखना चाहिए। मैंने कहा कि भाई वेटरी डॉक्टर अपने यहाँ पढ़ाइए, आप कहने लगे आप ऐसी नसीहत कर रहे हैं कि जानवरों को डॉक्टर बना दें अपने बच्चों को। अरे मैंने कहा बात लंबी हो जाएगी, 1 मिनट में और मैं बात पूरी करता हूँ अपनी। मैंने जब मुझे आज 35 साल हो गए इंडस्ट्री में, तो जैसे ही मैं इंडस्ट्री में आया मीट एक्सपोर्ट, मुझे खुद नहीं मालूम था, हमारे किसी घर के लोगों ने किया नहीं था, खानदान ने किया नहीं था, लेकिन मैंने ओवरऑल सर्वे करके महसूस किया कि इतनी बड़ी बिरादरी है। हम लोग अपने आप को 4-5-6 करोड़ कहते हैं, मैंने कहा इतनी बड़ी बिरादरी, अगर ये पूरा का पूरा कंट्रोल मीट में इनके हाथ में आ जाए तो मुमकिन है। क्या मशवरा दिया मैंने ये कहा फार्मर बन जाओ, जानवर आप खुद अपने पालो, जानवर पाल के अपने भाइयों को खुद बेचो, मंडी आप नहीं लगाओ, ट्रांसपोर्ट मेहनत की होगी, काम किए होंगे, दिन रात एक किया होगा। जब तक अज़्म नहीं करेगा ना आदमी किसी चीज़ के करेगा, आदमी बात निकलेगा नहीं। मैंने हमेशा जब बिज़नेस शुरू किया मैंने, तो मैं हमेशा लोगों से क्या पूछते हैं आपकी कामयाबी का क्या राज है बिजनेस में। मैंने कामयाबी सबसे पहले आपकी नीयत अच्छी होनी चाहिए, दूसरा ये है कि आप मेहनत करने वाले हों, तीसरा यह है कि आप ईमानदार हों, तीसरा यह है कि आपने जो कमिटमेंट कर दी उसको हमेशा आप ऑनर करो, यानी जो वादा किया उसको हमेशा पूरा करो। ये मेरे को 4-5 साल हो गए, इसी से साथ कामयाब होता है। मैं उस वक्त कामयाब हो गया, अल्लाह का शुक्र है, मैंने इतने काम किए, इसके साथ और बहुत सारी चीज़ें जुड़ती चली गई। तो मेरे अजीज़ों भाइयों, नौजवानों, बुजुर्गों, मेरे यहाँ पे बहुत सारे उदाहरण भी बैठे हैं, समाज से जुड़े हुए लोग भी बैठे हैं। मैं फिर यही बात कहूँगा कि मैं नसीहत नहीं कर रहा, क्योंकि मैं इतना बड़ा भी नहीं हूँ कि मैं नसीहत करूँ आपको। सब यहाँ पे दानिश सर बैठे हैं, मेरा कहना यही है कि अपने कारोबार के साथ इंसाफ करो। बस आज आप पेस्ट्री खरीदने जाते हो, उसकी दुकान एयर कंडीशन नहीं होगी तो पेस्ट्री सड़ जाएगी। मीट की दुकान आप जाओ, अगर उसके अंदर मैंने कहा है कि कुछ लगाना नहीं है, टाइल लगा दो, अच्छे एक छोटा सा फ्रिज रखो, उसके अंदर एक छोटा सा टैल लो, एक पंखा लगा लो, एक जाली का दरवाजा लगा लो, सही करना। कितने करोड़ रुपया खर्च होना था इसके बाद, 10, 15, 20, 25 हज़ार रुपये। हम लोग गाड़ी पकड़ जाती है, लाखों रुपये देते हैं, लोग सब देते हैं। अपने ईमानदारी का काम करने में भी बेईमानी करनी पड़ती है, वो कर रहे हैं लोग। भाई अपने आप को सुधार लो ना। कानून कहती है एक गाड़ी में इतने जानवर चाहिए, आप उसके डबल भर रहे हो, नुकसान अपना कर रहे हो। सरकारों को कभी इल्ज़ाम नहीं देता, चाहे सरकार कोई सी भी बैठी हो। आज दूसरी सरकार बैठी है, आपको दुख होता है, तकलीफ होती है, उनकी क्या लगती है ये बताओ ना, क्योंकि वो देखते चले आ रहे हैं ऐसा हो रहा है। अब जो सरकारें आपके साथ रियायत बढ़ती गई, उसके आप गुनगाते हो, माफ़ कीजिएगा। तो
जो सरकारें आपको सीधी रास्ते में लाने की कोशिश कर रही हैं, आप उसको गाली बकते हो, क्यों बर्दाश्त करेंगे वो आपको? क्यों बर्दाश्त करेंगे? ये तो आपकी अपनी जिम्मेदारी बनती है, फर्ज बनता है कि अपने आप को सुधारो। अगर आपको सुधार लोगे, मैं समझता हूँ सारी चीज़ें फिर सरकारी लोगों की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपना कारोबार कर रहे हो, लाइसेंस से काम करते रहो, कौन कुछ नहीं आता है। 1 साल 2 साल 3 साल के बाद लाइसेंस नहीं कराओ और काम करते रहो। सरकारी सियासी लोगों से आप मिलो, उनको घर पे बुलाओ, चाय बुलाओ, उनका इस्तेमाल करो, स्वागत करो, वो आपके लिए बहुत अहम है। उनका हमेशा अच्छी पूछ कर रखो, उनके साथ ताउन करो, उनके साथ उनका ताउन आप लो। चलिए, बहुत अच्छी बात है रिजवान साहब, मुझे बड़ी खुशी हुई। मैं ये बातें माफ़ कीजिएगा, राजनीति थोड़ी सी अपनी मुश्किलात भी है, लेकिन यह है कि इनको हल करने के लिए आप जैसे लोग जो है वो मदद कर सकते हैं। मैं तो आपसे भी कहूँ कि इनको रास्ता दिखाइए, उनको रास्ता बताइए, बताइए, सीखेंगे इंशाल्लाह। क्योंकि हम लोगों को चले जाना है, नौजवानों को आगे आना है, नौजवानों को आगे बढ़ना है, नौजवानों को कारोबार से इंसाफ करना है। दूसरा यह है कि मीट से हटके बहुत सारी बातें हैं, मीट से हटके बहुत सारे कारोबार हैं। तिजारत के अंदर अल्लाह ताला ने हमेशा जो है वो मौका दिया है, कोई भी तिजारत कर लो आप। मैं छोटी छोटी मिसालें फिर देता हूँ। ये जैसे ये है, क्या कहते हैं, ये ट्रेड है, किसी चीज़ की बनी है ना। अभी किसी ने बनाई होगी, किसी ने इसको होलसेल में दिया होगा, किसी ने इसको रिटेल में दिया होगा, किसी ने इसको सिंगल करके प्रॉफिट 10 जगह बताओ। रॉ मटेरियल वाला हो गया, मैन्युफैक्चरर हो गया, डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, रिटेलर हो गया, हर एक ने अपना प्रॉफिट रखा होगा या नहीं रखा होगा, या आपने बिल्ले लगा रखे हैं। किसी ने इतनी छोटी छोटी चीज़ों से कारोबार शुरू करो, बच्चों को जो है उसी पे लगा दो, कोई शर्म लिहाज नहीं करे, वो झाड़ू देने पड़े तो झाड़ू भी दे दे। और ये बहुत सारी चीज़ें हैं, किसी को मैन्युफैक्चरर बनाओ, किसी को होलसेलर बनाओ, किसी को रिटेलर बनाओ। ये कारोबार से बच्चों को लगा दो, नौजवानों को लगा दो। कारोबार मीट के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा मत करो। सरकारों को मालूम नहीं कौन कब कैसे आएगी, लेकिन अभी हमें लगता नहीं है कोई बहुत ज़्यादा तब्दीली सरकारों में आने वाली है। तो इन्हीं सरकारों के साथ आपको गुजारा करना पड़ेगा। अगर आपके साथ जो है रिजवान साहब जैसे लोग आए तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। लेकिन मेरी रीडिंग यही है कि सरकारों से ढूंढने को कोई फायदा नहीं है। आप अपने आप बदलो, अपने आप से लड़ो, वो ज़्यादा बेहतर है। दूसरा, ब्याह शादियों के लिए बार बार ये बात कहता हूँ, ब्याह शादियों के अंदर जो मनूस लानतें हमारे ऊपर है उनको बिल्कुल ख़त्म करना। मैं हमेशा बिरादरी से कहता हूँ कि लड़की वाला जायज़ है, लड़की वाले नहीं। अगर लड़की वाले जायज़ देते हैं, गरीब होते हैं, उधार लेते हैं, कर्जे लेते हैं, तब वो शादी करते हैं। बेटियां जो है बैठी रहती हैं 40-40 साल तक। मेरे सामने बहुत सारे केसेस हैं, जुड़िया हिंदुस्तान से जुड़ा हुआ, इसलिए फ़ोन में फ़ोन आते हैं, साहब मेरी बेटी बैठी है 35 साल हो गए, 36 साल हो गए। मैंने स्कीम शुरू करी से 22 साल पहले, कहा लड़कियों को पढ़ाओ। कोई लड़कियाँ पढ़ती नहीं है। अब लड़कियाँ अल्लाह का शुक्र इतनी पढ़ गई हैं कि उनके लिए लड़के नाकाफी होगा शादी करने के लिए। क्योंकि लड़के जो है वो MA PhD ये वो सब कर रही हैं, लड़का जो है वो 10वीं क्लास 12वीं क्लास जो है ज़्यादा BA से आगे पढ़ लिया जाता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि लड़की ने कुछ भी कर लिया फिर भी वो जो है वो नस्ल है। लड़की जो औरत है वो नस्ल है, आदमी नहीं है। पूरी ज़िंदगी जो है वही बच्चों को पालेगी, वही आगे चलेगी घर को, इसलिए वही नस्ल को संभालती है। इसलिए उसके अंदर भी कोई मुझे तकलीफ नहीं है। लेकिन मैं कहता हूँ लड़कों को भी पढ़ना चाहिए। 10वीं क्लास बच्चा पढ़ता नहीं है, बाप उठा लेता है, क्यों? अरे भाई दुकान पे बैठेगा जाके, से दुकान पे वो चाहता नहीं वो दुकान पे जाना, तो गोश्त का काम करना अच्छा नहीं लगता। कुछ लोग के है, कुछ उम्र के लोगों को अच्छा लगता है काम कारोबार करना। ईमानदारी से इनके बच्चों से पूछो, क्या वो दुकान पे जाना पसंद करता है? मना कर देता है। लेकिन मजबूरी में जाता है, उसे भी रोटी खानी है, लेकिन बाप की वो है दुकान में जाना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकल हैं, इसके ऊपर हम लोगों को बहुत संजीदगी से अमल करना चाहिए। लालच पे ख़त्म करो, बच्चों को तालीम की तरफ राग़िब करो, छोटे छोटे स्कूल कॉलेज खोलो, यूनिवर्सिटी खोलने की पूरी कोशिश करो। अल्लाह का शुक्र है कि हम लोगों ने यूनिवर्सिटी छोड़ के बहुत अच्छे कॉलेज बन गए, बहुत अच्छे स्कूल बन गए, बहुत अच्छे मदरसे बन गए, और बच्चों के अंदर तालीम का बहुत ज़्यादा वो शौक़ पैदा हो गया है। ये सब चीज़ें करो। तो ये जो है कुछ चीज़ें जो है ज़हनी तौर पे आप दिमाग में रखो। दूसरा ये सबसे बड़ी बात जो है वो ये है एक दूसरे का दर्द पहचानो, एक दूसरे के दर्द में शामिल हो, एक दूसरे के साथ पूरा ताउन करो, एक दूसरे के साथ जो है मिलजुल के चलो। इतिहाद की बात हम करते हैं, हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम नहीं है, सब जगह है, लेकिन हमारे यहाँ मुख्यमंत्री लोग हैं। आज जिस दिन आप यूनाइटेड हो जाओगे, जिस दिन आपके अंदर इस तरह का शौक पैदा हो जाएगा, जिस दिन आप ये साबित कर दोगे कि हाँ
हम सब एक हैं, पूरी दुनिया को हिला दोगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। साहब का, हमारे जितने भी बैठे हुए हैं सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आप तमाम साहिबान का मेरी बरादरी से तशरीफ रखते हैं, आए हुए हैं, उनका मैं बहुत ही तहे से शुक्रगुजार हूँ। नौजवान यहाँ पे आए हुए हैं, उन नौजवानों को आगे बढ़ना चाहिए। और इस सियासत की बात जो होती है, मैं कहता हूँ सियासत का हिस्सा लो। अगर जमात हमारी सियासत में हिस्सा नहीं लेती है, लेकिन इनफरादी तौर पर लेकर उसको हिस्सा लो, इलेक्शन लड़ो, इलेक्शन हुआ, इसमें भी आपको पूरा हिस्सा लेना चाहिए। तालीम तिजारत की बात हो रही थी, अगर तालीम में होगी, अच्छी तालीम के लिए अच्छी तिजारत होना बहुत ज़रूरी है, अच्छे पैसे होना बहुत ज़रूरी है। कोई मदरसे के अंदर नहीं, मैं मदरसे पढ़ के समझ लीजिए सारे बच्चे मदरसे पढ़ के जो है वो घर को वहाँ से मिले चले जाएंगे। लेकिन कोशिश यही करनी चाहिए कि हमें अपने प्रेसिडेंट से, अपने प्राइम मिनिस्टर से, अपने मिनिस्टर से ही कम से कम मिलने का एक मौका मिल जाए, वही बहुत हमारे लिए। मेरे अल्फाज के साथ सदर साहब फिर मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। आप लोगों ने इतने मुझे वक्त दे दिया, माफ़ी जो मेरी भी बहुत जल्दी जाना तकलीफ हो गया। एक बार फिर आप सबका शुक्रिया और इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी।